हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब क्या हुआ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल की जब मेटिंग हो रही है, तो निश्चित है कि उसमें जब कोई इस तरीके से सेक्सुअली जो कांटेक्ट होते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ भी होने की संभावना होती है। वो डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, वायरस से भी हो सकते हैं, और भी अन्य कारण हैं जिनके द्वारा क्या है ये डिजीज़ जो है फैलते हैं, और जिसके कारण क्या है कि मेंटल और जो सोशल और सारा जो है स्टेटस पर आकर के ये देखा जाता है कि यह डिजीज़ बहुत ही घातक होते हैं, और जिनका यदि सही समय पे उपचार न किया जाए, इसलिए क्या होगा, उन पे एक दिक्कत आती है कि वह चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल करना, समय से नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 10th का सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट फेज का जो पोर्शन है वह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम बिना समय जाहिर करते हुए इस टॉपिक पर हम स्टार्ट लेते हैं और सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को जो है प्रभावित करते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे कि बचाव कैसे हो सकता है, उसकी दवाएं क्या होती हैं, उसके नियंत्रण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आज फिर पुनः जो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में इस जो वीडियो बनाई गई है इसको अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि पूरी डिटेल जानकारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन्हें मिल सके। अब देख रहे हैं कि कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है, तो मेल और फीमेल और उसके साथ साथ क्या होगा, यह जो है चाइल्ड जो है वह क्या है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है, जिसको कह सकते हैं जनरेशन, नया जनरेशन जो डेवलप हो रहा है, वह चीज़ें इसमें होती हैं। तो मेल और फीमेल का होना सेक्सुअल मेथड के लिए अनिवार्य है, और यह जो चीज़ें होती हैं वह किसके द्वारा वह पेनिस के द्वारा और वेजाइना के द्वारा जो संबंध होती है, और साथ में जो है ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनका भी कॉज जो है यह यहीं से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यह जानकारी हो कि हम मेल और फीमेल दोनों ही स्वस्थ हों, जिसके द्वारा जो संतति हो वह भी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और उसी तरीके से हमें स्टडी कर करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देयर आर मेनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक गोनोरिया, सिफिलिस एंड वार्ट, HIV, एड्स एंड एसेट्रा। दे आर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूजिंग ऑफ द condom फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जो गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV है, यह सब क्या है, जो एड्स डिजीज है, इसको क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसके माध्यम से, यदि हम पेनिस के ऊपर यदि हम कॉन्डोम लगाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे क्या है बचाव हो जाता है, और किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार से गोनोरिया में क्या सिम्टम आते हैं। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मुंह है, मुंह के ऊपर बहुत सारे छाले इत्यादि हो जाते हैं, पूरे ये लिप्स के पास जो है डॉट्स आ जाते हैं, जिसमें क्या दाने निकलने लगते हैं हैंड्स पर और फिंगर्स पर और सारी चीज़ों पर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और क्लिनिकल वॉट्स, बहुत सारे क्या है इसमें छाले जैसे स्वरूप हो जाते हैं, शरीर जो है एकदम गलने से लगता है। यह सब क्या है, सिम्टम है गोनोरिया, सिफिलिस और जो है HIV का। तो HIV में, एड्स में जो है हम लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इम्यून सिस्टम पर जो है वायरस HIV जो होता है इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, और हमें क्या है एड्स से जो पीड़ित होते हैं उनमें क्या है इम्यूनिटी का जो है लॉस हो जाता है, वो किसी भी चीज़ से जो है किसी भी रोग से वो उसकी डेथ हो सकती है। तो यह ध्यान रखेंगे कि एड्स जो है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, यह सब क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, और इनसे प्रिवेंशन के लिए केवल एक ही सबसे अच्छा उपाय है कि यह क्या है कि यूज द कॉन्डोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं वह क्या है, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी के लिए एक तो क्या है कॉन्डोम बनाया हुआ है, ओरल पिल्स है, और उसके बाद क्या है कॉपर टी है। तो यह बात ध्यान रहे कि ये तो तीन चीज़ें हैं। देखो, मैकेनिकल बैरियर जो है इनको तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। मैकेनिकल बैरियर में प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड एग, एग्जाम्पल कोडोम, और कवरिंग द वॉर्न इन द वजाइना।
तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि यह जो मैकेनिकल बैरियर है कंडोम के माध्यम से हो सकता है, आपके कॉपर्टी के माध्यम से हो सकता है, इस चीज़ को हम इसको मेंटेन करते हैं मैकेनिकल बैरियर से। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ओरल पील्स। ओरल पील्स में क्या होता है कि हार्मोनल जो है बैलेंस को क्या है चेंज कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या है ओवुलेशन की प्रक्रिया जो है नहीं होती है और इसके कारण स्पर्म और ओवम का जो है मेटिंग नहीं संभव हो पाता है। तो यह क्या है, वह ओरल पील्स है, माला डी हो सकती है, अन्य भी जो है बहुत सारी आती है 24 आवर्स 72 आवर्स करके बहुत सारे दवाएं हैं जिनको कि क्या है कि लेने से जो प्रेगनेंसी है उसको हम रोक सकते हैं और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है लूप और कॉपर टी। जो एक लूप है और कॉपर टी है उसके लिए है दे आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, दे कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। यह देखा जाता है कॉपर टी भी है जिसको कि क्या है यूज़ किया जाता है, यूट्रस के अंदर यूज़ किया जाता है, वो टी शेप में होता है और उसको क्या है हम इस तरीके से देखते हैं, यह क्या है फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाएगा, यह फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और उसके बाद क्या है ये यूट्रस में होता है, लेकिन इरिटेशन का काम होता है, उसमें क्या है इचिंग सी होने लगती है जो कि बहुत लोग महिलाओं को सुटेबल नहीं हो पाती है। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यह कौन कौन सी डिजीज़ है। अब जब हम यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है वायरस के द्वारा, कौन कौन सी डिजीज़ है बैक्टीरिया के द्वारा, कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी जो प्रोटोजोन्स के द्वारा जो है फैलती है और जिसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है। यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि 10th क्लास में CBSE के इस पाठ्यक्रम में दिया गया है, क्योंकि यह नॉलेज जीवन पर्यंत रहनी है सभी बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, PCM ले लेंगे, लेकिन 10th तक की जो शिक्षा है वहाँ सर्व शिक्षा के तहत जो है यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसको हर बच्चे को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वायरस के द्वारा क्या है, ये क्या हर्पेस, HPV, HIV, HBV, ये क्या है, ये वायरस का नाम है और जो इससे क्लिनिकल जो होता है हेपेटाइटिस, एड्स और कैंसर जैसे क्या है रोग जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है वायरस क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा जो है वह भी क्या है यूरियोथ्राइटिस, एपिडाइमो ऑर्किटिस जो कहते हैं, यह जो है रोग है वो वायरस के द्वारा जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या है, नाइजेरिया, गोनोरिया और ट्रिपोनोनीमा पैलेडियम, ये जो है गोनोरिया और सिफिलिस के जो हैं वो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बैक्टीरिया ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है, हेमोफिलस ड्यूक्रिकाई कैलिमेटोबैक्टीरियम, ये जो है वो क्या है कैंक्रोइड और ग्रैनुलमोनिया इंकोमिलियल कहते हैं इसको, यह जो है डिजीज जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। सिफिजेला कैम्फिलोबैक्टीरिया या इंट्रोकोलिटिस कहते हैं इसको, वह जो है रोग जो है इसके द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी तरीके से प्रोटोजोआ भी जो होते हैं ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत जो है ट्रांसमिट होते हैं। वह क्या है ट्राइकोनास वेजेनलिस एंड एंट अमीबा जो है वह क्या है यूरेथ्राइटिस, बेलेनाइट्स एंड अमोनिबियासिस जो है वह चीज़ जो है वो प्रोटोजोन के द्वारा होता है। और नेक्स्ट जो है गिरार्डिया जो है उसका जो है कॉजल जो है वह देखा जाता है कि ग्रेडियसिस कहते हैं इसको, यह जो है बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन के द्वारा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नंबर के सवाल के दृष्टिकोण से भी और साथ में क्लास 12th में जो है ये का पूरा चैप्टर है इसको भी क्या है बहुत अच्छे से आप कैटेगराइज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जरा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें ये पता चल गया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हैं और क्या क्या इसके कॉजेज हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव आता है, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में दिया है। नेक्स्ट इसके बाद एक बार देखते हैं कि जो हम देखते हैं इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कि इसमें क्या सर्जिकल मेथड्स भी यूज़ होते हैं। उसमें हमने आपको चैप्टर में शुरुआत में सिखाया था ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जब किसी फीमेल पार्ट का फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन जो कट कर दिया जाएगा, यहाँ पर जैसे ये हो रहा है फेलोपियन ट्यूब्स लाइक टू कट, ये कट कर दिया गया, ये कट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। और उसी तरीके से वास्ट डिफरेंस में यदि क्या है यहाँ पे कट लगा दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है
तो टाइट करते हैं या कट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं वैस्कोटोमी बोलते हैं। यह भी क्या है, नसबंदी का तरीका है जिसके द्वारा पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी लेडी है, यदि कोई महिला है, यदि वो पॉपुलेशन को नियंत्रण करने में सहयोग करना चाहती है तो क्या होगा, वो नसबंदी कराएगी। और उस नसबंदी को क्या है, बायोलॉजिकल टर्म में जो है ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और मेल यदि पुरुष यदि करता है, उसको नसबंदी कराता है, तो उसको वैस्कोटोमी बोलते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ से जो एग बनेगा वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा और वो क्या होगा, वो उसकी मेटिंग जो होगी वो स्पर्म से नहीं होगी, और जिसके कारण क्या होगा कि कभी भी क्या है, बच्चा जो प्रेगनेंसी जो होगी वो नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके बाद एक प्रक्रिया होती है एमेंसेटोसिस। यह जो प्रक्रिया होती है, यह जनरली क्या है, महिलाएं क्या होता है, बच्चे का लिंग जांच, मतलब इसको कहते हैं भ्रूण का, एम्ब्रियो का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए यह प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यह जो होती है प्रक्रिया, यह बहुत ही घातक होती है। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यह प्रक्रिया जो है, यूट्रस के अंदर जो है ये बेबी मौजूद है, और क्या होता है, इंजेक्शन लगा करके यहाँ से फ्लूइड निकाल करके उसमें यह देखा जाता है कि XY है या XX है। जब यहाँ पर जब हम ये जेनेटिकल ट्रेट को पता करने के लिए, कहीं बच्चे को कोई आनुवंशिक परेशानी तो नहीं है, इसके लिए ये टेस्ट होता है। लेकिन जनरली इसको क्या करते हैं, भ्रूण की चेकिंग करने के लिए, एम्ब्रियो की चेकिंग करने के लिए, मेल और फीमेल को जानने के लिए लोग ये कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये बच्चा रोटेट करता रहता है तो क्या होता है, ये इंजेक्शन जब लगता है तो उसके क्या है, ब्रेन में चला जाता है इंजेक्शन। तो जब इंजेक्शन ब्रेन में चला जाता है तो क्या होता है, ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है, जिसके द्वारा क्या है, जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटल रिटार्डेड हो जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यह जो अमीनोसेंटेसिस की प्रक्रिया है, इससे हमेशा बचते के रहना चाहिए कि कभी भी जो लिंग चेक कराते हैं, जो भी बच्चे को, जो गर्ल है कि बॉय है, वह यह प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कब ये बच्चा मूव कर जाए, कब इंजेक्शन जो है उसके ब्रेन में लग जाए और बच्चा जो है वह लेने को देना पड़े कि बॉय तो हुआ लेकिन मेंटली रिटार्डेड हो गया या पागलपन हो गया या उसको दौरा पड़ने लगा। यह चीजें अमीनोसेंटेसिस प्रक्रिया के तहत होती है। इसलिए इस चीज को जो है हमेशा अवॉइड करते रहना चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल बताई इसके बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या वायरस के क्या हैं, बैक्टीरिया के, प्रोटोजोन्स के क्या क्या लक्षण हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल बताया आपको। अब ये देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए कि यह चीज़ें ना हो, समाज में पॉपुलेशन पर नियंत्रण हो जाए, जब ज़रूरत से ज़्यादा कहता है बच्चे ना पैदा हों, जनसंख्या विस्फोट ना हो, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कोंडोम। दूसरा क्या हो गया, फीमेल कोंडोम हो गया। तीसरा जो है वो ओरल जो पील्स आती हैं, जिसको क्या हार्मोनल टैबलेट्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, वेजाइनल रिंग हो गया। उसके बाद IUD जो है, इंट्राइन डिवाइस जो है, कॉपर टी हो गया। फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्टिव पैचेस कहते हैं इसको, वो लगाते हैं। स्पर्मिसाइड्स होता है जो कि स्पर्म को क्लीन करने का काम करता है। और साथ में क्या है, ये है कंट्रासेप्टिव इंजेक्शंस जो होते हैं, उसको भी लगाने के द्वारा क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और क्या है, वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों चीज़ें इसमें कवर अप हो गई कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। तो इस तरीके से हाउ डू ऑर्गेनिज्म का ये जो है तीसरा जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है। सभी बच्चे इसको देखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और यह जो अमीनोसेंटेसिस की प्रक्रिया है, साथ में जो है वैस्कोटोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ करके उसको अपने तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर में लगातार पूछे जाते हैं। तो यह चीज़ ध्यान रहे और बनी रहे। तो आप सब पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को, और अपने आप को तैयार रखिए। सभी को सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। सब अपने अपने नोट्स को जो है पढ़ करके बार बार लिख करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। जय भारत, जय देश।